सो बेटा अभी हमें देखना है रिडबर्ग फॉर्मूला। कौन सा बेटा फॉर्मूला? रिडबर्ग फॉर्मूला। इसी को बोला जाता है वेवलेंथ फॉर्मूला या वेव नंबर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है ये हम देखेंगे, उसके बाद में एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। उस एनर्जी लेवल डायग्राम में 5 जो साइंटिस्ट है, लेमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और पिफॉन्ड, यस, तो इनकी सीरीज देखेंगे, यस, और फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो पहले कौन सा फॉर्मूला? रिडबर्ग फॉर्मूला। तो देखो रिडबर्ग फॉर्मूला, इसी को बोला जाता है वेवलेंथ फॉर्मूला। इसी को बोला जाता है वेव नंबर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है, बरोबर ध्यान दो। 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/NF स्क्वेयर माइनस 1/NI स्क्वेयर। तो यहाँ लैम्बडा यानी वेवलेंथ बेटा, लैम्बडा यानी वेवलेंथ। आपको मालूम है कि ये अगर वेव है, ये एक वेव, तो उसकी जो लेंथ होती है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वेवलेंथ बेटा हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो ये वेवलेंथ लैम्बडा। तो पहली बात तो ये है कि ये वेवलेंथ, तो ये फार्मूला किसका हो गया? वेवलेंथ का फार्मूला, इसलिए इसको वेवलेंथ का फार्मूला बोलते हैं। यही अभी 1/λ, 1/λ यानी ही होता है बेटा वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, ध्यान दो। वेव नंबर यानी नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म इन 1 मीटर डिस्टेंस। क्या रे बाबू? वेव नंबर यानी नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म इन 1 मीटर डिस्टेंस। तो अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस है, उदाहरण के लिए, हाँ, ये ए बी के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, तो इसमें जितनी वेव्स तैयार होती है, जैसे 1 2 3 4 5, तो जितनी वेव्स तैयार होती है उसके संख्या को, नंबर को क्या बोला जाता है? वेव नंबर। और ये वेव नंबर बेटा एक तो लैम्बडा बार से डिनोट किया जाता है या फिर न्यू बार से डिनोट किया जाता है बेटा, ख्याल में रखो। तो यही फार्मूला जो है 1/λ, इसको ही लैम्बडा बार और न्यू बार से डिनोट किया जाता है। और ये राइट हैंड साइड वैसे ही R इंटू 1/NF स्क्वेयर माइनस 1/NI स्क्वेयर, यस। तो इसमें R जो है बेटा ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। R जो है ये है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है बाबू रे? रिडबर्ग कांस्टेंट, यस। तो इसलिए इस फॉर्मूले को रिडबर्ग फार्मूला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस फॉर्मूले को? रिडबर्ग फार्मूला बोला जाता है। और ये R की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये R रिडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू है। क्या वैल्यू है बोलो फिर? 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये उसका यूनिट। और ये NF और NI क्या है ये बता देता हूँ। NF और NI, NF यानी बेटा फाइनल ऑर्बिट और NI यानी इनिशियल ऑर्बिट। तो NF यानी फाइनल ऑर्बिट और NI यानी इनिशियल ऑर्बिट। आप बोलेंगे सर ये फाइनल ऑर्बिट कौन सा? तो मैंने आपको बोर साहब का थर्ड पोस्टुलेट बताया है, इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से अंदर की ऑर्बिट में जंप करता है। क्लियर क्या? तो बाहर का ऑर्बिट यानी इनिशियल ऑर्बिट जहां से वो जंप कर रहा है, और फाइनल ऑर्बिट यानी वो ऑर्बिट जहां पे वो जंप कर रहा है। तो NF यानी फाइनल ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन जम्प्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है। और NI यानी इनिशियल ऑर्बिट फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन जम्प्स, फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन जम्प्स, जहां से वो जंप करता है।
यस। तो ये बेटा है कहानी। तो ये देखो, ये इसको बोला जाता है रिडबर्ग फार्मूला या फिर वेवलेंथ फार्मूला या वेव नंबर फार्मूला। और अभी हमें इसको यूज करना है उस एनर्जी लेवल डायग्राम में। किस मेरे बाबू? एनर्जी लेवल डायग्राम में हमें इसका यूज करना है। क्लियर? यस। सो बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यानी ये है कि देखो ये जो फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए फार्मूला है। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन एटम ही है क्या? नहीं, बोर साहब ने स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन एटम लिया क्योंकि उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो वो वहाँ से रिजल्ट फाइंड करना, फॉर्मूलीज फाइंड करना उनके लिए आसान हो गया। लेकिन बाकी भी तो एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है कि नहीं? बहुत सारे हैं। तो अगर हाइड्रोजन एटम नहीं रहा और कोई दूसरा दिया तो क्या करना है? एकदम सिंपल बता दो बेटा। अगर दूसरा दिया तो ये जो फार्मूला है ये देखो, 1/λ इक्वल टू आर 1/nf² माइनस 1/ni²। तो यहाँ बेटा जेड स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना बेटा? जेड स्क्वेयर से। या जेड यानी क्या ये समझ लो। जेड यानी बेटा होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर यानी होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जेड जो है ये बरोबर ध्यान दो, ये जेड ध्यान दो बरोबर। अगर यक्स ये एलिमेंट है, क्या है बाबू? यक्स एलिमेंट है, तो इसको लिखा जाता है जेड यक्स ए। तो इसमें जेड यानी मैंने बताया ये एटॉमिक नंबर होता है, यानी प्रोटॉन्स की संख्या होती है। और ये यानी ये मास नंबर होता है, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। तो ये क्या है? मास नंबर। अब यहाँ हमें उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन बता देता हूँ ये मास नंबर होता है। और मास नंबर यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये दोनों की मिलके ये नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन नंबर। यानी कितने प्रोटॉन्स प्लस कितने न्यूट्रॉन्स, ये जो टोटल आएगी उसको बोला जाता है मास नंबर। तो ख्याल में रखिए। और यक्स ये बेटा एलिमेंट है। यक्स क्या है? एलिमेंट है। वो यक्स एलिमेंट है, यानी उस एलिमेंट का एटम। क्लियर? यस। तो जेड ये बेटा एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की संख्या, और ये यानी मास नंबर यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। क्लियर है बाबू? यस। सो बेटा अभी हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या रे बाबू? एनर्जी लेवल डायग्राम। तो बराबर ध्यान दो, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम। तो क्या होती है एनर्जी लेवल डायग्राम? देखो ये बेटा पहला ऑर्बिट, ये पहली स्ट्रेट लाइन यानी पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1। फिर बेटा ये दूसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 2। ये गैप पहले ज़्यादा रखनी होती है, हाँ, क्योंकि एनर्जी गैप जो होती है इसी प्रकार से होती है। पहला ऑर्बिट, पहला और दूसरे ऑर्बिट में ये गैप ज़्यादा, फिर दूसरे और तीसरे में कम रखना है थोड़ी सी। तो ये तीसरा ऑर्बिट बेटा n इक्वल टू 3, फिर इससे कम और गैप रखनी है n इक्वल टू 4, फिर इससे कम n इक्वल टू 5, फिर इससे कम n इक्वल टू 6, और ऐसे करते 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 आखिर में n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये ऑर्बिट क्या है रे बाबू? ये ऑर्बिट। आप बोलेंगे सर ये ऑर्बिट स्ट्रेट लाइन में क्यों ड्रॉ किए? ऑर्बिट स्ट्रेट लाइन में क्यों ड्रॉ किए? तो ऑर्बिट तो आपको मालूम है कैसे होते हैं, बताता हूँ। देखो तो ये बेटा न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है, हाँ, जिसमें ये प्रोटॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम लिया तो एक प्रोटॉन, और दूसरे लिए तो फिर बाकी प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ये पहला ऑर्बिट बेटा n इक्वल टू 1,
ये दूसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 2, ये तीसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 3, क्लियर क्या? ये चौथा ऑर्बिट n इक्वल टू 4, यस। तो यहाँ बेटा अभी जो एनर्जी लेवल डायग्राम में हमें जो सीरीज ड्रॉ करनी है, पहली लेमन साहब की सीरीज, लेमन नेम ऑफ द साइट, फिर बामर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट और फिर पीफंड। तो ये यहाँ पे बेटा बरोबर प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है इसी को, इन्हीं ऑर्बिट्स को स्ट्रेट लाइन के रूप में ड्रॉ किया है। हाँ, तो इसमें बेटा जो पहली सीरीज है ये देखो, पहली सीरीज होती है लेमन सीरीज। कौन सी बेटा रे? हाँ, तो इसमें मैं ये आपको पांचों सीरीज का नाम बताता हूँ। ये देखो, ये यल बीपी बीपी, मतलब लेमन को डबल बीपी हुआ, ये बोलने के लिए, इजीली याद रखने के लिए। बीपी शब्द आपको मालूम है सभी को, ब्लड प्रेशर है या ना? यस। तो लेमन को डबल बीपी हुआ, इस रूप में आप उसको इजीली याद रख सकते हो। यहाँ यल, यल यानी बेटा लेमन, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ये बी यानी बामर, ये पी यानी पाश्चन, ये फिर बी यानी ब्रैकेट, डबल टी आता है यहाँ, और पी यानी पी फंड। तो ये सभी पांचों साइंटिस्ट के नाम हैं और ये पांचों सीरीज अभी यहाँ हमें देखनी है। तो पहली बेटा लेमन सीरीज, तो लेमन सीरीज में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जंप करता है, ये देखो, दूसरे से पहले में या तीसरे से पहले में या चौथे से पहले में या पांचवे से पहले में या छठवें से पहले में, तो इस ग्रुप ऑफ लाइंस को क्या बोला जाता है? लेमन सीरीज। क्या बोला जाता है रे बाबू? लेमन सीरीज। अच्छा, इससे पहले कि मैं सामने बढ़ूँ, यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको बताया पहले ऑर्बिट की एनर्जी लेवल E1 कितनी होती है रे बेटा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बरोबर कि नहीं? दूसरी की फाइंड करना है E2 इक्वल टू यही -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा ऑर्बिट है यानी n इक्वल टू 2, तो उसका स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर में n का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये डिवाइडेड बाय 4। E3 चाहिए तो उसी प्रकार से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n ऑर्बिट नंबर 3 है, उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9। E4 चाहिए उसी प्रकार से, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन फोर्थ ऑर्बिट, तो 4 का स्क्वायर कितना रे बाबू? 16। फिर E5 चाहिए तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन फिफ्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये छठवा ऑर्बिट E6 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिक्स्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 6, 6 का स्क्वायर 36, और इसी प्रकार से ये E इंफिनिटी, लास्ट ऑर्बिट इंफिनिटी, तो क्या आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी होगा तो टोटल वैल्यू क्या आता है? क्या आता है? 0, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो वापस बेटा ये देखो, ये जो हमें ग्रुप ऑफ लाइंस मिली, ये पूरी ग्रुप ऑफ लाइंस, इसको बोला जाता है लेमन सीरीज। क्या बोला जाता है? लेमन सीरीज। दूसरी है बामर सीरीज। बामर सीरीज में बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब तीसरे से दूसरे में, उसके बाद में चौथे से दूसरे में, पांचवे से दूसरे में, इस प्रकार से छठवें से दूसरे में। तो इसको बोला जाता है बेटा, ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस मिली इसको बोला जाता है बामर सीरीज। बामर सीरीज, क्लियर क्या? हाँ। तीसरा जो है बेटा, फिर ये देखो पाश्चन। तो पाश्चन, अच्छा उसके पहले मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं कि यहाँ फिर बामर सीरीज में ये जो पहली लाइन है इसको बोला जाता है एच अल्फा लाइन, दूसरे लाइन को बोला जाता है एच बीटा लाइन, तीसरे लाइन को बोला जाता है एच गामा लाइन, और चौथे लाइन को बोला जाता है एच डेल या एच डेल्टा लाइन। क्लियर क्या? तो एच अल्फा लाइन के बारे में अगर आपको पूछा गया तो क्या बताओगे कि भाई बामर सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो उस लाइन को बोला जाता है एच अल्फा लाइन। एच बीटा के बारे में बोला गया, पूछा गया तो क्या बताओगे?
बामर सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो उस लाइन को बोला जाता है एच बीटा लाइन। एच गामा के बारे में क्या बताओगे? बामर सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है फिफ्थ से सेकंड में, तो उस लाइन को बोला जाता है एच गामा लाइन। और एच डेल्टा के बारे में क्या बताओगे? बामर सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन छठवें से दूसरे ऑर्बिट में, सिक्स से सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है तो उसको बोला जाता है एच डेल्टा लाइन। यस, ये दूसरी हो गई बाबू। तीसरी जो है, थर्ड है, वो है पाशन। पाशन में क्या होता है? पाशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर के ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जंप करता है, जैसे कि चौथे से तीसरे में या पांचवें से तीसरे में या छठवें से तीसरे में, तो इसको बोला जाता है बेटा पाशन सीरीज। पाशन सीरीज। उसके बाद में बेटा सामने की है ब्रैकेट सीरीज। ओके, तो यहां देखो पाशन में जो हमें ये ग्रुप ऑफ लाइंस मिली है इस सीरीज को बोला जाता है पाशन सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज में बेटा क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब जैसे पांचवें से चौथे में, छठवें से चौथे में, तो उस ग्रुप ऑफ लाइंस को बोला जाता है बेटा ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। और एक बची वो पीफंड सीरीज। तो जब इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर के ऑर्बिट से पांचवें ऑर्बिट में जंप करता है, जैसे छठवें से पांचवें में, सातवें से पांचवें में, आठवें से पांचवें में, तो उसको बोला जाता है बेटा, इस ग्रुप ऑफ लाइंस को बोला जाता है पीफंड सीरीज। तो ये बेटा सीरीज जो है इसकी हमें स्टडी करना है अभी एंट्रांस में। तो ये पार्ट हुआ बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम का। किसका? एनर्जी लेवल डायग्राम का। यस, तो अभी बेटा इस पार्ट के ऊपर हमें टोटल उसके एमसीक्यूज देखने हैं। इसके पहले भी हमने थ्योरी पार्ट देखा है और अभी ये वाला, तो ये टोटल थ्योरी पार्ट को लेके हम अभी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। क्लियर है बाबू? यस।